अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से और IMF के प्रोग्राम के हवाले से। बजट करीब आना शुरू हो चुका हुआ है। वफाकी हुकूमत ने बजट की क्या तैयारी की है और उसके बाद एक आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिल सकता है। और अगर बजट की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले ही बजट पेश कर दिया है, लेकिन उसके बाद वफाक के लिए काफ़ी चैलेंजेस सामने नजर आ रहे हैं कि आया खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह का बजट सेट किया है, वफाक उस तरह की रिलीफ जो है वो एक आम बंदे को दे सकेगी, नहीं दे सकेगी, और बाकी दीगर सूबे क्या कर सकते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरा चीन पर हैं और ये भी कहा जा रहा है, उनके अपने हल्के अहबाब के लोग कह रहे हैं कि मायूसी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। क्या दौरा चीन कर लेने से और सरमायाकारी यहाँ आने से जो है वो वाकई में मायूसी के दिन ख़त्म हो जाएंगे और इन तमाम तर चीज़ों को आने में कितना वक्त दरकार हो सकता है। इससे पहले SIFC का इजलास भी बुलाया गया था जिसमें यह बात कही गई थी कि दीगर ममालिक जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और सरमायाकारी करेंगे, और अब पाक चीन दोस्ती के हवाले से भी बात की जा रही है कि वहाँ से भी बड़े लेवल पर सरमायाकारी आएगी और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। ये मुआशी इस्तेहकाम किस तरह से मुमकिन होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस तरह की सेलिब्रेशन कर रही है, क्या ये वक्त से पहले सेलिब्रेशन करना उनके लिए ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, और जिस सरमायाकारी की बात की जा रही है इसका फ़ायदा एक आम आदमी को कब और किस तरह से मिल सकता है, और इन तमाम तर चीज़ों में कितना वक्त दरकार होगा। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी, मोहम्मद नौशाद अली। अपने पैनल को खुशामदीद कहती है और पैनल की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। आज़म साहब, सबसे पहले तो बजट की बात कर लेते हैं कि बजट की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट करना शुरू कर दी गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है और उन्होंने कुछ इसमें चीज़ें सेट करके बता दी, और वफाक के लिए भी और बाकी दीगर सूबों के लिए भी एक टास्क उन्होंने सेट करके रख दिया है। आप क्या समझते हैं कि इस करंट सिचुएशन में एक तरफ पे IMF की शराइत हैं, उन पर भी अमल करना है और एक आम आदमी को भी रिलीफ देना है, ये तमाम तर चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, जो आने वाला बजट है उसके हवाले से हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल वो सबके सामने है। IMF की शराइत अगर हम सामने रखें तो IMF ने 2000 अरब रुपए मज़ीद टैक्स लगाने का 3500 तकरीबन जो देखें ना, ये 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ ये मज़ीद टैक्सेशन का उन्होंने शराइत आपके सामने रखी हैं। अगर वो शराइत हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं तो हमने वो टैक्स कहाँ से देना है, वो पैसा कहाँ से जनरेट करना है, वो आम आदमी से टैक्स के ज़रिए वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा। देखिए, उसके पास गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन्हीं के अंदर इजाफा करके तो वो इकट्ठा किया जाएगा। और टैक्स भी है वो जो अदर वाला टैक्स होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब यूटिलिटी बिल्स वो एक ऐसा टैक्स है कि जिससे गरीब से गरीब आदमी भी मुतासर होता है। बिल्कुल। उसने भी बिजली इस्तेमाल करनी है, उसने भी गैस इस्तेमाल करनी है, पेट्रोल इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर जो टैक्सेस लगते हैं वो आप किसी भी सूरत उनसे बच नहीं सकते। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो आप मुझे बताएं कि किस तरह मुमकिन है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे दे आपको आने वाले बजट में, जबकि महंगाई की सूरत हाल है, महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही है। ऐसा ही है। पिछले दिनों हमारे सामने कुछ स्टैटिक्स आए कि जी पाकिस्तान में महंगाई की रेशो कम हुई है। जब उस पर थोड़ा सा गौर किया तो पता चला कि महंगाई की रेशो, वो जो स्टैटिक्स है ना कि महंगाई 11.8% जो है ना वो कम हुई है, वो 11.8% ओवरऑल कम नहीं हुई जी। पिछले साल महंगाई थी 38% पे, 38% में से 11% कमी वाक़या हुई है, जो कि रूटीन की जो अशाया ज़रूरी हैं जिस तरह सब्जियां, दालें या आटा, इसमें जो थोड़ा बहुत रद्द, ये सिर्फ उसकी वजह से है। अब दूसरी जानब आप आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए आपको कौन से इक़दाम की ज़रूरत है। एक तो आपको फौरी तौर पर IMF से कर्ज़ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने IMF के जो कर्ज़े उसकी किस्तें अदा करनी है, सूद अदा करना है, उसके लिए भी आपको किस्त लेना पड़ रही है। ये पिछले 10 माह के दौरान तकरीबन 4,500 अरब से ज़्यादा रुपया जो है ना वो हम कर्ज़ ले चुके हैं। अब उसके साथ साथ देखिए, ये कर्ज़े अपनी जगह पे, लेकिन जब आपने इस्तेहकाम की बात करते हैं, मुआशी इस्तेहकाम की, फिर आपको अपनी जो मौजूदा वसाइल हैं उनको आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, आपको उन्हें आगे चलाने की ज़रूरत है। लेकिन अब हमारी इंडस्ट्री है, उसकी सूरत हाल ये है कि आपकी एनर्जी इतनी महंगी है, आपकी कॉस्ट पूरी नहीं कर रही है एनर्जी। दूसरा, आप देखें इस वक्त आपके पास अभी गर्मियाँ इस वक्त पीक पे जा रही है, एनर्जी का वैसे भी शॉर्टफॉल आ रहा है।
आप अपनी इंडस्ट्री को उस तरह फॉल कर नहीं पा रहे। आपकी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के हालात आपने देखे हैं, एक फसल चले अच्छी हो गई है, वो भी फसल किसान नुकसान में जा रहा है और पूरे मुल्क में वो ववेला मचा हुआ गंदम के ऊपर। और उस ऊपर से हमारे जो फैसले, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी हुकूमतें, हमारे जो फैसले हैं कि उधर फसल आने वाली है, उधर से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर सकत थी वो भी ख़त्म कर दी हमने। $1 अरब से ज़्यादा बाहर भेज दिया, जो आना चाहिए था वो हमने बाहर भेज दिया। अब इस किस्म के फ़ैसलों का भी शदीद नुकसान पहुँचता है। अब मुझे बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जब हर तरफ से दबाव हो, तो हुकूमतें कैसे आपको रिलीफ देंगी? अब आते हैं केपी का जो बजट पेश किया गया उसके क्या असरात हैं। मैं समझता हूँ उसके कोई असरात नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ यह है कि सूबों के साथ एक वो हल्की सी मुकाबले की एक फ़ज़ा पैदा होगी कि उन्होंने एजुकेशन की मद में इतने पैसे रखे हैं, बाकी सूबे कम रखेंगे, उसके ऊपर एक सियासी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। हेल्थ की मद में अगर उन्होंने पैसे रखे हैं, पंजाब, सिंध या बलोचिस्तान में उस तनासब से पैसे नहीं रखे जाते, वो एक सियासी बहस शुरू हो जाएगी, सियासी तनाव में। ठीक है, उसमें एक सूबों के अंदर एक मुकाबले की फ़ज़ा के अलावा मैं नहीं समझता कोई असरात मुरतब होंगे। असल जो चीज़ है वो जिस दिन वफाक का बजट सामने आएगा और उसके बाद सूबों के बजट सामने आएंगे, फिर हमें सही मानों में अंदाज़ा होगा कि महंगाई किस तनासब से आगे जाएगी या आम आदमी को किस मद में रिलीफ मिल पाएगा। नुशाद साहब, सबसे बड़ा चैलेंज जैसे जो नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के लिए वो यही है कि IMF की शराइत, और जैसे आपने बताया कि उसमें कितना इजाफा कर दिया गया है, क्या टैक्सेशन की जो रेट होगी वो क्या रहेगी वो भी बता दी गई है, और इसके बाद एक आम बंदे को रिलीफ पहुंचाना, ये डिवीजन गवर्नमेंट किस तरह से करेगी? और वो सब्सिडी जो एक ख़ास अरसे से अशराफिया को दी जा रही है, वो तमाम तर चीज़ें जो एक आम बंदा जिसके लिए पे कर रहा है, वो एक आम बंदा जो है कब तक पे करता रहेगा? या इसके हाथ से गवर्नमेंट के क्या प्लान रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो टैक्सेस की बात की जा रही है, ये 3-3.5 हज़ार अरब रुपए, उसमें से 2,000 अरब तक की बात की जा रही है ताजरों पर टैक्स लगा कर। लेकिन इसके अलावा जो सेल्स टैक्स है, पहले तो 1% की बात हो रही थी, अब कहीं कहीं 2% की बात भी आ रही है। और साथ ही साथ जो उसमें एक बड़ा जो जैसे कहते हैं ना कि ख़तरनाक पहलू है, वो ये है कि देखिए, हम बीज, खाद और इस तरह की चीज़ों पर सेल्स टैक्स जो है उसकी रेशो डिफरेंट होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम तरह की जो सेल्स टैक्स पे सब्सिडी है, यानी जो आप इसलिए देते हैं कि इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है किसान को या उन चीज़ों को, उसको भी ख़त्म किया जाए। तो उससे यकीनन हमारी इनपुट्स पहले ही यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में, यूटिलिटी बिल्स के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा है, और अगर आप बीज भी महंगा कर देंगे, खाद भी महंगी कर देंगे, और ये भी मामला होंगे, पहले ही आपको पता है वो ब्लैक में मिलती है, वो पहले ही जो मार्केट में कीमत होती है वो उससे मुख्तलिफ होती है जो सरकार जिसका दावा कर रही है। तो ये अच्छा खासा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसके अंदर गवर्नमेंट को जो है ना वो डील करना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स मुझे चौधरी साहब की मंतक समझ नहीं आई, हो सकता है मैं शायद उसको सही समझ नहीं पाया कि पिछले साल 38% थी तो 11%, अब अगर 11.8% है तो इसका मतलब कुछ 26-27% कम ही हुई है ना जी। ये इसी तरह से मापी जाती है हमेशा, या प्रोसीडिंग मंथ से आप मैयर करते हैं या प्रोसीडिंग टाइम जो भी पीरियड बनता है। 38% में से 11%, उसमें से उसकी परसेंटेज निकाली गई है, 11% कम हुई है। हाँ, तो 38% हुई है ना। लेकिन उसमें भी जो चीज़ें जो कम हुई है ना, उसमें जो चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने क्लेम किया कम हुई, वो उसमें सब्जियाँ जो आपकी फसल आ रही है ताज़ा, उसमें 5 रुपये तक का रेट जो है ना कुकिंग ऑयल का, और इस किस्म की छोटी मोटी। लेकिन आटे का, अब आटे के अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमतों का तो कोई रोल नहीं है। वो तो किसान बेचारा वैसे रुल गया है, तो गंदम की कीमत कम हो गई है, और अगर किसान से गवर्नमेंट ख़रीद लेती तो आटे में भी सब्सिडी वो नहीं आनी थी कमी। अब ये जो है ना, ये किसी भी हालत के अंदर ये कमी वाक़ई हो गई है, चाहे सब्जियों में हुई है, चाहे तेल में हुई है, चाहे रोटी सस्ती हुई है, चाहे तंदूर पर रोटी सस्ती हुई है, समहाउ ये सस्ती हुई है जितने फीसद भी हैं। लेकिन एक जो अपवर्ड ट्रेंड होता है हमेशा, जब आप इंक्लाइन कर रही होती है चीज़ें या अपवर्ड जा रही होती हैं, उनको रोकना पहला मरहला होता है कि उस कीमत को बढ़ने ना देना। फिर उसके बाद उसमें अगर डिक्लाइन आता है तो वो डिक्लाइन जो है वो यकीनन मुस्बत है। ये एक पहलू है। दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो देखें आज वज़ीर-ए-आज़म साहब चीन में मौजूद हैं जी, वहाँ पर उनकी सदर से भी मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई है, वहाँ बहुत सी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं, सरकारी सतह पे भी आज हुए हैं 23 के करीब, और
प्लस ये है कि जो इससे पहले बिजनेस टू बिजनेस में हमारी दर्जनों कंपनियां यहाँ से गई हुई हैं, उनके सीईओ और उनके नुमाइंदे गए हैं, वहाँ 1000 से ज़्यादा कंपनियों के जो मालिकान थे वो बैठे हुए थे और वो एक इन्वेस्टमेंट का एक पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जा रहा है। देखिए मामला है क्या, मामला ये है आप मईशत के जो अशारिये देखते हैं ना, उनको आप देखते हैं कि ये मनफी हैं या मुस्बत हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज़्यादातर आपके जो अशारिये हैं जिनमें आपके मेजर अशारिये हैं, मतलब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपके कंट्रोल में आना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली ये ख्याल किया जा रहा है कि वो सरप्लस हो जाएगा या उसके करीब करीब रहेगा। अब अगर सरप्लस के करीब आते हैं तो उससे इम्पैक्ट क्या आता है? उस इम्पैक्ट क्या आता है कि आप शरह सूद में कमी की पोजीशन में आते हैं। बाज़ लोगों को मैंने सुना है वो तो कह रहे हैं कि 6 से 8% की गुंजाइश बन गई। 6 से 8% कोई हुकूमत डायरेक्ट कर नहीं सकती, वो एक नया, क्योंकि जब शरह सूद को आप कम करते हैं तो वो एक इन्फ्लेशन बढ़ने का भी इम्कान उससे पैदा हो जाता है। सो ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव होती है जो आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आती है तो फिर वो अपने साथ इन्फ्लेशन भी लाती है। इन चीज़ों को बड़ी टेक्निकली देखने की जरूरत है। दूसरा ट्रेड डेफिसिट, आपने ट्रेड डेफिसिट के मामलात को देखना। तीसरा ये है कि जो आपकी मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये है कि आपकी बरामदात की क्या पोजीशन है, आप में एफडीआई क्या आ रही है, यानी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है जो बराह रास्त आ रही है, और तीसरा जो मेजर इंडिकेटर है कि आपके पास रेमिटेंसेस कितनी है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में। अब सुन लीजिए, ये तीनों जो सेक्टर्स हैं इन तीनों में पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। 200% वो एफडीआई में इजाफा हुआ है, आपका जो रेमिटेंसेस है वो भी 30 अरब डॉलर के करीब होने का इम्कान है, और ये जो इंडिकेटर हैं ये सारे मुस्बत। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, ये जो मैक्रो इंडिकेटर होते हैं, जब मईशत इस सतह पे आपके कंट्रोल में आती है तो उसका नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जो सरमायाकारी का पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव है जिससे आप जो लोन की मैनेजमेंट है, एक डेट मैनेजमेंट है, सरमायाकारी इन होने के बाद आप डेट मैनेजमेंट अलग से करेंगे, और प्लस ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको उसकी कुछ आउटपुट जनरेट होगी। जब आउटपुट जनरेट होगी वो यील्ड है एक तरह की, वो जब मनी यील्ड करना शुरू करता है तो अल्टीमेटली वो रिलीफ देता है रोजगार के मामले में भी और उसमें। और खास तौर पर ये जो दौरा है, मैं इसके मुतालिक आपको डिटेल अभी अगर आप सर मैं आज़म साहब से उनका मौक़िफ़ जान लेती हूं, फिर मैं आपके पास तो मैं इसकी स्पेशलिटी बताऊंगा जो जिस एरिया में काम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये बेरोजगारी प्लस सिक्योरिटी और प्लस ये सारे मामलात को डील किया जा सके। आज़म साहब, अब सबसे करंटली जो है वो चाइना का दौरा है। अगर हम इस पर चीन की दौरे की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा फिगर है वो यही सामने आ रहा है कि वहाँ पर सरमायाकारों से मुलाकात भी की जा रही है और हाईटेक बिजनेस के लोगों से रिलेटेड लोगों से भी बात की गई है। हमने इससे पहले ये भी देखा था कि यहाँ पर इससे पहले भी कुछ कंपनीज पाकिस्तान में थी जो इंटरनेशनल लेवल्स पे थी, उन्हें वापस जाना पड़ा था, उन्हें अपनी कंपनीज बंद कर दी थी। इस सारे करंट सिनेरियो के अंदर हम उन्हें वो इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे कि वो बिज़नेस यहाँ पे लेकर आएँ? अच्छा, इस तरफ आने से पहले मैं सिर्फ ये महंगाई के हवाले से देखें, एक जानब ये कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, दूसरी जानब बिजली पिछले मई की निस्बत इस मई में 100% से ज़्यादा महंगी हुई है, गैस 500% महंगी हुई है। अब ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि जो डायरेक्ट आपके हर आदमी के, आम आदमी को इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। तो लिहाजा ये मैं नहीं समझता कि महंगाई में कमी है। हमारी जेबों में जिस दिन बोझ हल्का होगा हमें उस दिन अंदाज़ा होगा कि ये महंगाई जो है ना कम हुई है। अब आ जाते हैं चाइना के दौरे की तरफ। देखें, मैं समझता हूँ कि आज ये बड़ा इफ़ेक्टिव दौरा था प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म के लोगों से मुलाकातें की हैं, जिस किस्म की कंपनीज़ के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए उन्हें दोबारा माइल करना, क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी में एक ही चीज़ उनको हायल आती है, वो सिक्योरिटी के मामलात। और आज जो सदर चाइना के प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई और वहाँ पे डिनर किया गया, उसके अंदर खसूसी तौर पर इस चीज़ पर इजहार ख़याल किया गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनको इंश्योर किया कि जो भी यहाँ पर आएँगे सरमायाकार या जो भी इंजीनियर्स या बाकी लोग आएंगे उनकी सिक्योरिटी का खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाएगा। अब कंपनी जो है जिस तरह आप बात कर रही हैं, उसमें एक कंपनी है हवावे, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में जानी जाती है और पाकिस्तान के अंदर उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अब हवावे कंपनी दुनिया की एक वो उन कंपनियों में शुमार होती है जिसका सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उसका बजट $20 बिलियन पर एनम है। 20 अरब डॉलर उसका सिर्फ रिसर्च का बजट है। हमारे साथ जब उन्होंने पाकिस्तान में काम किया, हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट उनके साथ जब लगाए तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट था, डॉलर्स के अंदर हमने उनको अदायगियाँ करनी थी और उन्होंने पाकिस्तान का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी आफ्टर सेल सर्विस उसकी उन्होंने सारी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन यहाँ पे डॉलर जब बहुत महंगा हुआ है, हमने उनकी पेमेंट्स की अदायगी नहीं की। जब हमने अदायगियाँ नहीं की, उन्होंने हमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, जिसकी वजह से हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट बुरी तरह मुतासर हुआ। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ये इलेक्शन से पहले
मोहसिन नकवी साहब भी गए थे जब वो निगरान वज़ीर आला थे। उस वक्त भी बुनियादी तौर पर उनका जाने का मकसद सेफ सिटी के हवाले से उस कंपनी को दोबारा इस तरफ राग़िब करना था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, अब AI कैमराज आ चुके हैं और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त सिक्योरिटी का समझा जाता है, जो सरमायाकारी की राह में रुकावट भी है, उसमें उस कंपनी के साथ मुआहदे वो बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल है। और इसलिए वज़ीर आज़म ने एक तो उस तरफ, दूसरा फिल्म, TV, IT, ये 3 वो मेजर शोबे हैं जिस पर वज़ीर आज़म का फोकस रहा है इस दौरे के दौरान। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो CPEC को अपग्रेड करना। CPEC एक फेज़ 2 की बात आ रही थी, बुनियादी तौर पर ये उसकी अपग्रेडेशन है। इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है वो है ML1, जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाना है थ्रू अफगानिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर शायद आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो फिल फॉर उस पर काम शुरू हो सकता है। नौशाद साहब, आप इसे किस तरह से कंक्लूड करते हैं कि क्योंकि चाइना के साथ जो दौरा होने जा रहा है और जिस चीज़ की तरफ अभी आप भी हाईलाइट कर रहे थे कि हम एक नए फेज़ की तरफ भी बढ़ रहे हैं और उसके अंदर कुछ नई पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को नजर आ रही हैं, तो आप उन्हें किस तरह से बयान करते हैं? जो मैं कह रहा था ना कि ये जो CPEC सेकेंड फेज़ के अलावा भी जो स्पेशल चीज़ आई है ना, पाकिस्तान ने जदीद CPEC की प्रपोजल दे दी है। कैसे? अब मामला ये है कि आपको याद होगा पिछले दिनों सैटेलाइट पाकिस्तान ने भेजे हैं चीन के साथ। उनका क्या मकसद है? उनका मकसद ये है, ये हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कदम आगे जाके अब ICT को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ICT को इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो सिक्योरिटी के मामला, आपके जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी आप बिछा रहे हैं उसकी सर्वेलेंस और सैटेलाइट इमेजरी के साथ और चीज़ों के साथ, और ये बंजर ज़मीनों को आबाद करने का, ज़राअत में टेक्नोलॉजी लाने का, ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये डिजिटाइज किया जा रहा है। आपके पूरे मुल्क का सिस्टम डिजिटाइज किया जाएगा। ये जो हुआवे की बात की है, देखिए 2 लाख नौजवानों को वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे, उसका कुछ पर्पज़ है। उसका पहला पर्पज़ ये है कि हुआवे जब यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है उन इंजीनियर्स की, और उन इंजीनियर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए 100 अगर फर्ज कीजिए एक बंदा जो प्रोफेशनल है वो 100 बंदों को ट्रेन करे, तो 2 लाख बंदे जो हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो आपकी जो यूथ है उसको बासानी आप रोज़गार पे ला सकते हैं। और दूसरा ये है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं आपके यहाँ पे, फिर जो मैनेजमेंट है इसकी, जो मतलब जो हाईटेक ट्रेन सिस्टम है उसके अंदर वो सारा कंप्यूटराइज्ड है, और वो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अब कंट्रोल किया जाता है कि कहाँ से, किस तरह से, कौन सा नेटवर्क किस नेटवर्क के साथ जुड़ेगा। मिसाल के तौर पर रेल के ऊपर कार्गो आ रहा है, ट्रक कहाँ से मिलेगा, उसको आगे किस तरह से उसको इनलाइन लाना है, वहां से निकलेगा, किस लिंक रोड के जरिए जाएगा, कहाँ पे जाएगा, शिपिंग कैसे, ये पूरा निज़ाम जो है ये दैट इज कॉल्ड ICT, यानी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड कम्युनिकेशन जो है इस पूरे को सिस्टम को बदला जा रहा है। और वो पूरा सिस्टम अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप जो इस वक्त जो आपका तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो पूरा निज़ाम वो चला रहे हैं, चाइना आपको उस लेवल तक कोऑपरेट करने जा रहा है। हम अपग्रेड भी कर जाएंगे। बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और जब CPEC बनता है, CPEC की इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्ज करें उसमें 40-50 अरब की डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें 150 अरब डॉलर की मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी, जो वहां सनती जोन बनेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, दूसरे काम होंगे। जिस तरह एक मोबाइल कंपनी से हमारी बातचीत चल रही, वो यहाँ पे आके मोबाइल यहाँ मोबाइल बना के एक्सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली, और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है कि जब इस तरह की कंपनीज आएंगी तो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी ओपन हो जाएंगे। अब जो सिस्टम जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, ये जो बात की थी ना कि चाइना का प्लान, असल मामला है पॉवर्टी एलिवेशन, कि जो उन्होंने जिस प्लानिंग के तहत पॉवर्टी एलिवेशन की है, अपने वहां से लोगों को साफ, देखिए 70 करोड़ लोगों को उन्होंने खतरे गुर्बत से ऊपर निकल उठा लिया। तो हम तो अभी है ही 20-22 करोड़ 25 करोड़ की बात जब करते हैं, तो वो हमको बासानी, हम उनके फुट स्टेप्स पे चलते हुए हम बासानी करते। तो बेसिकली चाइनीज मॉडल को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है आपके सिस्टम के अंदर, और जदीद टेक के साथ करने से ये फायदा होगा कि आप बहुत जल्द इससे निकलकर आगे की तरफ जा सकते हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के मुआहदे जो साथ हुए हैं, उससे आइंदा आने वाले नौजवान के लिए जो है वो रोजगार के मौके भी ओपन होंगे, और इसके साथ साथ हमारे मुआशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं बिजली के हवाले से, और आज ऐसी ही गूंज कुछ सुनाई दी गई है कौमी असम्बली में, जहां पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से और कराची की लोड शेडिंग के हवाले से बात की गई है। और अगर देखा जाए तो वहां पर असद आलम न्याजी साहब ने जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया है, जिसमें उनका ये कहना था कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह से, बिलखुसूस कराची में किस तरह से लोड शेडिंग कर रही है, और उसके बाद एक आम बंदे से किस तरह से बिल लिया जा रहा है, जिसके जवाब में जो है वो वज़ीर मुमलिकत ख़जाना उनका ये कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोड शेडिंग इस तरह से नहीं हो रही है, बल्कि जिस लोड शेडिंग की आप बात कर रहे हैं वो उन एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा हैं नबील गबोल साहब, जिन्होंने ये कहा है कि अगर 10 घंटे से कम का दुरानिया हो तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, और अगर दुरानिया इससे ज़्यादा है तो फिर वज़ीर मुमलिकत ख़जाना को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि कराची को करबला बना दिया गया है कि एक तरफ बिजली नहीं है और दूसरी तरफ पर लोग पानी भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिजली होगी तो पानी आएगा, और अगर बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी इस हवाले से अपने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया है, कराची की संगीन सूरत हाल पे भी बात की, और दूसरी तरफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके जो जज हैं वो अपना डेपुटेशन टाइम पीरियड कंप्लीट करके वापस जा चुके हुए हैं, एक नए जज आ रहे हैं, तो उनसे आइंदा आने वाले दिनों में केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पे कितना असर होगा ये अपने पैनल से जानेंगे। आज़म साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कि कराची की जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट इतनी ख़राब हो चुकी हुई है कि वहाँ पर पुरसाने हाल कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम कराची की ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो आज कौमी असम्बली के अंदर एक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया गया है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक के बिहेवियर को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमजा शहबाज साहब को, मरियम नवाज साहबा को, बिलावल साहब को जी इनके बयानात याद करवाना चाहता हूँ। जी ज़रूर। इन तीनों ने वादे किए थे कि हम 300 यूनिट, 200 यूनिट, किसी ने 200 यूनिट कहा, किसी ने 300 यूनिट कहा, हम मुफ्त देंगे। अभी तक कहीं पे एक यूनिट भी नहीं मिला। हमजा साहब चंद दिनों के लिए वज़ीर आला बने थे, उन्होंने भी यूनिट का ऐलान किया था। मरियम साहबा ने भी 300 यूनिट का, बिलावल साहब ने भी मेरे हाथ 200 यूनिट का ऐलान किया था। वे अपने वादे तो पूरे करें, गरीब आदमी को रिलीफ थे। अब आते हैं बिजली की, जो इस वक्त जो इशू चल रहा है, देखें ये सिर्फ सिंध का या कराची का इशू नहीं है। आप लाहौर से बाहर निकलें, आप हमारे देहाती इलाके में जाएं, आपको वहाँ पे भी 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पंजाब की देहातों में 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारे जो फसलें हैं उनको पानी देने के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो उनको पानी नहीं दे पा रही, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, हमारी फसलों को पानी पूरा नहीं हो रहा। ये सेंट्रल पंजाब में। और उसके बाद जो सिंध के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अच्छा वहाँ पे क्योंकि अर्बन एरिया में आप जब 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग करेंगे तो जाहिर है लोगों के लिए इतनी शदीद गर्मी रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। ये अब मैं पीपल्स पार्टी को याद दिलवाता हूँ, 2018 से लेकर 2013 का टेन्योर, उन 5 सालों के दौरान पंजाब के साथ कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। हमने 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, 2008 से 13, ठीक 8 से 13 तक की हमने बड़ी लोड शेडिंग बर्दाश्त की थी, जिसकी वजह से, उस लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान में IPPs ने अपने पंजे गाड़े हैं, जिनका खुमियाजा आज पूरी कौम भी भुगत रही है और मुल्क भी भुगत रहा है। खुदारा इस लोड शेडिंग की आड़ में कहीं इस किस्म के मज़ीद कोई वो एडवेंचर ना किया जाए, नई IPPs का तरह का कोई नया कोई ऐसा मुआहदा ना किया जाए कि अवाम के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब देखें जो वफाकी वज़ीर हैं बिजली व पानी के, वो वहाँ पे बयान दे रहे हैं, उनका मुझे तो समझ नहीं आई, उनका एक मुज़हिका खेज़ बयान था कि जी फ़लाँ फीडर हैं उनमें बिजली चोरी की जो है ना वो रोकथाम इंश्योर करें तो हम उसमें बिजली पूरी कर देते हैं। भाई बिजली चोरी की रोकथाम आपके महकमे की जिम्मेदारी है। Exactly, वो हमारी और उसके अंदर वफाकी वजारत दाखिला आपके साथ खड़ी है, जो सूबाई महकमा पुलिस है वो आपके साथ खड़ा है, और वो उसकी रोकथाम करनी वो आपकी जिम्मेदारी में आता है। और बिजली चोरी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपके महकमे के लोग खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो। कोई आम आदमी बिजली चोरी करके दिखाए, वो एक यूनिट चोरी नहीं कर सकता जब तक वापडा के लोग उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अब के इलेक्ट्रिक जो है वो हर चौथे दिन हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक तो कभी आता है नेपरा की तरफ से ये बढ़ा दिया गया यूनिट, कभी आता है के इलेक्ट्रिक की तरफ से इतने। भाई एक तो ये जो रोजाना बम गिराए जाते हैं, एक ही दफा गिरा दें बम, कम से कम कौम को पता हो कि हमने इतना बिल देना है। हर महीने मुख्तलिफ रेट्स आ रहे हैं यूनिट्स के, हर महीने आपको बिजली के 3-3 बम आपके सर पे मारे जाते हैं। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में, अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है?
ये टोटल IPPs के जो मुआहदे हैं उसकी मद में आपको ये पैसे देने पड़ते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के। अगर वो हमारे गले में तोक ना हो IPPs का, तो हम कम से कम ये जो हाइडल पावर है या सोलर पावर है उसके रेट के मुताबिक हमारे बिल आएँ तो आम आदमी के लिए आसानी हो जाए कि वो बिल दे पाएगा। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि इनसे जान छुड़वा के आप जो इस वक्त सस्ती एनर्जी है आप उसकी तरफ जाएं, आप ज़्यादा फोकस करें सोलर के ऊपर और लोगों को फैसिलिटेट करें, बजाय आप उनको रोकने के या टैक्सेशन के नए नए फार्मूले जो तैयार किए जा रहे थे पिछले दिनों उसकी तरफ जाने के बजाय ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करें जो अपनी जेब से अखराजात करके सोलर लगाने की तरफ जा रहे हैं। आप बैंकों के ज़रिए आप एसेसरीज तो दे देते हैं, आप ऐसी पॉलिसी देते हैं कि लोग गाड़ियां ले रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ खरीदते हैं, आप ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं देते कि आसान शराइत के ऊपर लोगों को सोलर की सहूलत मैसर आए ताकि लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो और स्टेट के लिए भी आसानी हो। IPPs के मुआहदे रिव्यू करें और सस्ती एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें ताकि ये लोड शेडिंग और इस किस्म के मसाइल से हमारी जान तो छूटे। नुशाद साहब ये मेरी बात खत्म करें, ये IPP से हमारी जान कैसे छूटेगी, हम इससे कैसे बाहर आएंगे जनाब? एक आम बंदा तंग हो चुका हुआ है और आज देखिए आज कौमी असेंबली में भी आवाज़ उठाएगी। ये सिर्फ कराची की सिचुएशन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन है। कश्मीर वालों ने तो चले एहतजाज करके कुछ अपने लिए रिलीफ ले लिया है, लेकिन तो एक हमने याद करा दिया उन्होंने फिर कभी कह देना कि क्या हम भी कश्मीर की तरह एहतजाज करें, फिर आप सुनेंगे बात को। मुझे जनाब हम IPP से कैसे जान छुड़ाएंगे और ये सब्सिडी अशराफिया की कैसे रुकेगी? अशराफिया की सब्सिडी जो है वो हर बात के अंदर जो है ना वो आपको याद रहती है। ये आपकी ना अशराफिया की सब्सिडी से जान छुटनी है और ना आपकी IPP से जान छुटनी है। देखिए बात ये है, सिंध की तरफ पहले बात कर लेते हैं क्योंकि मामला वहाँ से शुरू हुआ। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने एक प्लान बना लिया हुआ है सोलर को फ्री देने, 200 यूनिट तक फ्री, मतलब वो ये नहीं है पैसे देने, वो फ्री देंगे, वो अपने बैंक से जो लेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे और उनको फ्री हो जाएगी बिजली। ये प्लान उन्होंने बना लिया है, कुछ बजट में नए बजट में वो रख रहे हैं। मेरी ये राय होगी कि बजाय आप इसके के बजट का इंतजार करें, आप लोगों को अपने सिंध बैंक के जरिए, बाकी बैंक सुना भी कर रहे हैं, सिंध बैंक तो चूंकि सिंध का अपना बैंक है ना, उसके जरिए ये डिस्बर्समेंट शुरू कर देनी चाहिए उनको कि ताकि लोगों को कुछ तो आसानी हो। कराची में जो एक लार्ज पॉपुलेशन है वो डिजर्व करती है और उनके विचारों के वो एक पंखा और एक लाइट भी चला रहे तो बड़ी बात है उनके लिए, कम से कम उनको वो सहूलत मिलेगी। एक बात, दूसरी बात यह है, देखिए दुनिया में हर जगह हाइडल की फैसिलिटी उस तरह नहीं है, लोगों को ये थर्मल बिजली बनानी पड़ती है जिन ममालिक को। वहां पर आप देखिए कि दुनिया में आपको ऐसे ममालिक मिले जिन्होंने घरों के बाहर जो है सोलर की बाड़े लगाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो छत पे लगाने की जरा कॉस्ट ज्यादा है, तो उन्होंने बाड़े लगाई, वो उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप मुतबादिल तवानाई के जराए पे जाएं, क्योंकि जितने भी मुतबादिल तवानाई के जराए हैं वो आपको सस्ती तरीन बिजली फराहम करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक साइड पे ये बात हो रही है 3000 मेगावाट तक तकरीबन के सोलर पैनल जो है ना वो तकरीबन इंस्टॉल हो चुके हैं। ये अंदाजा ये है कि ये और 2-3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर ये 6000 मेगावाट तक चले जाएंगे। आप मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि शॉर्टफॉल तो है ही नहीं। अगर शॉर्टफॉल नहीं है तो आप कैसे बिजली की लोड शेडिंग कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा है कि अगर कहीं चोरी भी हो रही, यार देखें मेरे घर के फर्ज करें मेरे घर के साथ वाला हमसाया चोरी कर रहा है, भाई उससे पूछे ना, उसको पकड़े। आप में इतनी जुर्रत, आप में इतनी सलाहियत नहीं है एक्चुअली कि आप उसको पकड़ सके। आप मेरी मुझे भी आप उसका रगड़ा लगा रहे, मैं तो बिल दे रहा हूं। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर हुकूमत जो है उसको इसका कसूरवार ठहराया जाना चाहिए कि जब उसको सर्विस मिल वो गड़बड़ कर रहा है तो मेरी सर्विस के पैसे जो आप लेते हैं, मैं बिल पूरा देता हूं तो मुझे आप क्यों लोड शेडिंग का वो भीड़ चढ़ाते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है फिर उसका बिल भी आपसे रिसीव करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी फिर बिल में कभी लिखे हुए आ जाते हैं। यही कहने लगा था कि वो जो चोरी करता है वो आपके महकमे के शख्स से मिलकर चोरी करता है, आपके महकमे के अहलकार से मिलकर चोरी करता है, उसका खुमियाजा मुझे 2-2 दफा भुगतना पड़ता है। ना सिर्फ मुझे लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़ता है बल्कि बिजली का बिल भी मुझे देना पड़ता है उसका। भाई मेरे देखें, आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इंसान बनाएं। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो जहां पे ये बातें कर रहे हैं ना कि 80%, 60%, 40%, भाई उनसे कहें जहां पे चोरी होगी विफाक जो है वो उसका डबल जुर्माना डालेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। अगर फर्ज करें ये 100 मेगावाट कहीं पे चोरी होंगे, आपको 200 मेगावाट का जुर्माना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि कैसे जो है वो चोरी हो जाती है। और आजम साहब वाली बात कि आपने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे खुदारा अवाम के साथ, सबने कहा था कि हम इतने यूनिट जो है वो फ्री देंगे, तो वो यूनिट देने का वक्त आ चुका है। अच्छा आजम साहब, वक्त मुख्तसर होता है और इशू एक और भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बानी तहरीक इंसाफ जो है उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो साइफर की सेलिब्रेशंस की जा रही थी, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो अलकादर ट्रस्ट का है, 190 मिलियन पाउंड केस है।
जो जज थे, जो सुन रहे थे एहतसाब अदालत के जज, वो अपना डेपुटेशन टाइम कंप्लीट करके जा चुके हैं, एक नए जज आ गए, तो जो पिछली प्रोसीडिंग्स थी वो किस तरह की रहेंगी और नए जज उसे आगे किस तरह से फर्दर कंटिन्यू करेंगे? फैज़ा, अगर आपको याद हो तो इन चारों केसेस के जो फैसले आए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था ये पानी के बुलबुले हैं, जब ये हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो इनका कटा छटा खुल जाएगा। बिल्कुल आपने कहा। और आपके सामने 3 केसेस का आगे, चौथा केस जो है उसका भी कटा छटा खुलने जा रहा है। ये भी पानी का बुलबुला है। और अगर आज इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो अलकादर ट्रस्ट केस की, तो इसमें कुछ और लोग इसमें फंसते हैं। सिर्फ इतना चेक करने की ज़रूरत है कि ये एक लीगल जो मनी ट्रेल थी मलिक रियाज साहब के पास, वो किस मकसद के लिए वहाँ पे यूके में इस्तेमाल हुई थी, कौन सी प्रॉपर्टी की पेमेंट की गई थी इन पैसों में से, और वो कौन सी सियासी शख्सियत थी जिसको फ़ायदा पहुंचा था। इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर ले, सारा कुछ खुल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस अलकादर के नाम पे ये केस बनाया गया, वहाँ पे इस वक्त बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। वो एक यूनिवर्सिटी इस वक्त क़याम पजीर है, और वो ट्रस्ट के पैसे ना इमरान खान की जेब में जा रहे हैं, ना बुशरा बीबी की जेब में जा रहे हैं, वो ट्रस्ट के पास है। और लिहाजा इस केस में आप जज तब्दील कर दें, जिस तरह पिछले केस में हुआ है कि इद्दत केस में कि जज फैसला लिखने के बावजूद जज ने फैसला अनाउंस नहीं किया। इसी तरह इस केस में भी जब बिल्कुल फैसला मुकम्मल हो चुका है, अनाउंस करने का टाइम है, जज जो है वो उसका टेन्योर पूरा हो गया, जज तब्दील हो गया। ये सिर्फ तखीरी हरबे हैं, जबकि कानूनी तौर पे इन केसों के अंदर जान नहीं है, चलान इनके कमज़ोर हैं इन केसों के। अगर आपको जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियाँ हैं, उन्होंने अगर शवाहिद और गवाहों की उसमें मौजूदगी में कोई ऐसे सबूत उसके अंदर अटैच किए हों, चलान मजबूत किए हों, अदालत के लिए भी मुश्किल होता है उसका फ़ैसला उस तरह देना, कोई उसमें गड़बड़ हो जाए। लिहाजा ये जिस किस्म के चलान है, जिस किस्म की शहादतें हैं, फैसला उसके मुताबिक आएगा। आप देखें ना, आज़म खान का वो जो पिछला साइफर केस में आज़म खान का बयान था, जो बुनियादी एक उनके पास एक गवाही उन्होंने, लेकिन कोर्ट में जाके उन्होंने बयान दे दिया कि मेरे से ज़बरदस्ती बयान लिया, वो मुकर गए अपने बयान से। अब ये जो आपकी मैं समझता हूँ कि एजेंसी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये उसकी कमज़ोरी है कि कमज़ोर इस्तिगासे बनाती है। अब दूसरी बात यह है कि खान साहब की जो मुश्किलात है उनमें कमी आएगी या नहीं आएगी, अभी तक तो कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। निशात साहब, वक्त मुख्तसर है। 190 मिलियन पाउंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ खबरें ज़राए की तरफ से ये भी आ रही हैं कि कुछ एक ऐसी अहम शख्सियत है जो बड़ी गवाही दे सकती है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि साइफर के मामले में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक केस है जी। ये दुरुस्त है कि उसमें प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं थी, लेकिन ये जो बात कही गई कि आजम चौधरी साहब जो हैं वो कह गए हैं कि पता नहीं क्या कह गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो केस जो है उसकी जो बुनियाद है वो ये है, जिसके ऊपर जज साहब ने फैसला किया है, वो ये है कि इससे नुकसान क्या हुआ उसको साबित करें। जो मेरी जहाँ तक मैंने उसको पढ़ा है, जो चीज़ें समझी हैं, यकीनन वो हायर कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो मामला थोड़े से मुख्तलिफ आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये दुरुस्त है कि उसमें प्रोसिक्यूशन का मामला। इद्दत केस के बारे में मैं भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ, वो मैं नहीं समझता कि वो कोई केस कैसा केस था कि जिसको होना चाहिए था, इस तरफ ले जाना चाहिए था। जो 190 मिलियन पाउंड है, चौधरी साहब ने पता नहीं कहाँ से वो किसी ने चौधरी साहब को ये बात बता दी है, और चौधरी साहब ने कोर्ट भी कर दी है। अगर एक शख्स की पेमेंट किसी दूसरे शख्स के लिए कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है, तो वो पेमेंट बरतानिया जो है उसकी बरतानवी हुकूमत वापस नहीं कर सकती। ये जो जिस पैसे की बात की जा रही है, ये वो पैसा था जो बरतानवी हुकूमत ने सीज किया था कि उसके जो इनकमिंग सोर्सेज हैं वो अननोन हैं। चूंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल मनी था, इसलिए वो चूंकि पाकिस्तान का पैसा था, इसलिए पाकिस्तान को वापस किया गया था। और इसमें जो गेम थी, खेल खेला गया था कि जो पैसा आया वो किसी और के अकाउंट में किसी और मद में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ था, उसकी मद में शामिल करा दिया गया। ये एक मामला है। सो वो किसी की पेमेंट नहीं है, किसी के लिए नहीं की गई, किसी सियासी शख्सियत का कोई ताल्लुक नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो चीजें चल रही होती है ना, उसकी बुनियाद पर ये खबरें बनाई जाती हैं या ये कहानियां घड़ ली जाती हैं। ये कहानी घड़ी गई। अब मामला ये है, कोई आ सकता है इस केस में? क्यों नहीं आ सकता?
अल्टीमेटली जब मेरी गर्दन फंसने लगेगी तो मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई मामला मतलब करूंगा। बानी तरीके से आपकी अब तक ये जो सिचुएशन हो रही है वो यही है कि गर्दन इतनी फंस चुकी है कि अपनी गर्दन अगर बचानी है तो वो आपकी गर्दन देनी पड़ेगी। ये सिचुएशन वहां तक पहुंची हुई है, अगरचे वो अभी तक जो इतलात है कि इस तरह का मामला यहाँ तक पहुंच गया यहाँ तक, लेकिन हुआ नहीं है। हो गया तो फिर अल्टीमेटली बहुत मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि फिर कोई गुंजाइश जो है वो शायद ना रहे। हाँ, ये जरूर है कि बयानात किस तरह से आते हैं और उसको अदालत कैसे लेती है, उन बयानात को किस हद तक तस्लीम करती है, ये जो प्रोसेस है ये बड़ा मैटर करेगा इस सारे केस के अंदर। ठीक है जी, 190 मिलियन पाउंड केस जो है अभी इसकी समाअत चलनी भी है और उसके बाद जा चुके हुए हैं। अब फर्दर वक्त ही बताएगा इसके अंदर कि क्या डेवलपमेंट्स होती है और क्या बानी तरीके इंसाफ की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी या इसमें मजीद इजाफा होगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तानी अवाम जो काफ़ी परेशान है इस वक्त मईशत के हवाले से, तो एक खुशखबरी सामने आ सकती थी, वो थी क्रिकेट मैच के हवाले से। पूरी कौम इस वक्त इंतजार कर रही थी कि शायद हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी टीम ने कल जिस तरह से परफॉर्म किया है वो ऐसे लगा था कि जैसे शायद पहली दफ़ा मैदान में जा रहे हैं, शायद वो ग्राउंड को पहली दफ़ा देख रहे हैं, शायद बल्ला या बॉल उन्होंने पहली दफ़ा देखी है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही है। और उसके बाद कौमी जो जज्बा, जो जोशो खरोश था, वो हमें उस तरह का नज़र नहीं आया। और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो दिल बर्दाश्ता हो चुकी है कि अगर परफॉर्मेंस ऐसी है तो वर्ल्ड कप के हवाले से सोचना तो फिर आगे नेक्स्ट लेवल की बात है कि ट्रॉफी यहाँ तक आ सकती है। तजज़ियाकारों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, आज़म साहब भाई हमने तो आपको कारगिल भी भेज दिया, ट्रेनिंग भी करवाई, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर उठा के घूमते हुए हमें नज़र आए और इतना कुछ उन्होंने किया, उसके बावजूद ये हाल रहा। कल की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? क्या ट्रेनिंग से साबित हुआ है कि ये जो खेल है ना उसको आप बंदूक के जरिए नहीं खिला सकते, खेल दिल से खेला जाता है। और इस वक्त हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको वजारत दाखिला चला रही है जी। तो वजारत दाखिला उसी डिसिप्लिन के तहत चलाने की कोशिश कर रही है जिस डिसिप्लिन से मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। सर 2-4 पुलिस वाले पीछे ला देने सर ताकि काम तो बने कोई, मतलब पंजाब पुलिस को भेज देते। मोहसिन नकवी साहब को पुलिस वाले भेजते साहब। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला लहदा रखनी चाहिए थी, पीसीबी को लहदा रखना चाहिए था, इसको मिक्सअप नहीं होने देना चाहिए था। यही वजह है कि आज हमारी क्रिकेट का ये हाल हुआ है। लोग पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी कोई अच्छी खबर आएगी। हमारे लोग तो खुशियाँ ढूंढते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में, और ये एक ऐसी खुशी थी कि लोगों में ना एक एनर्जी आ जाती है। जब क्रिकेट का मैच हम ट्रॉफी जीतते हैं तो पूरी कौम एक दफ़ा एनर्जी आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा इतनी मायूसी हुई कि अमेरिका की टीम जो कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आ रही है, हम उससे हार रहे हैं। उसकी वजह कहीं ख्वाजा आसिफ का बयान तो नहीं, जिन्होंने कहा था अगर हमारा तेल भी बंद हो जाएगा, हमारी मईशत भी खराब हो जाएगी, हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं, उसकी वजह तो एक और भी हो सकती है ना। शायद हम अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती उसको मुतासर नहीं करना चाहते, हम अमेरिका की दोस्ती को मजीद मजबूत करना चाहते हैं, शायद ये भी हो सकता है। कौम ये चाहती थी कि अमेरिका ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, चलो क्रिकेट में ही फैंटी लगा देंगे। अब वो फैंटी का वो कहते हैं ना फड़ी फड़ाई टीम जो है ना, वो इंडिया से बंदे बुला लिया और वो भी फर्स्ट क्लास लेवल के या काउंटी खेलने वाले लोग, उनको इकट्ठा कुट्ठा करके फड़ फुड़ के टीम बनाई और वो टीम ने जो है ना हमारी इंटरनेशनल टीम किस तरह से देख रहे हैं आप? जो टीम सेलेक्ट की गई, जिन लोगों को लेकर गए, उनकी परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा? ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह चौधरी साहब ने अपनी बात कही है। बात ये है कि ये ना इस तरह मेंटल फिटनेस डेवलप होती है, ना इस तरह फिजिकल फिटनेस डेवलप होती है, ना आप 4 दिन जाके कहीं पे एक्सरसाइज करने से जो है ना आपके अंदर वो स्टेमिना डेवलप हो सकता है जो आपको एज स्पोर्ट्समैन चाहिए। स्पोर्ट्समैन की जो उसकी ट्रेनिंग है और वो सारा साल होती है। अब मसला ये है कि अगर मैं सारा दिन बैठ के 24 घंटे बैठ के डेटा इस्तेमाल करता रहूंगा तो मेरी फिटनेस कहाँ से होगी? और वो डेटा जो है ज़्यादा बहुत है, तो डेटा इतना ज़्यादा है कि टीम जो है ना वो सारी लगता है डेटा इस्तेमाल करती रही है। नतीजा ये है कि अब जो हालत है आप देखिए कैसी बदकिस्मती है हमारी कौम की कि वो फड़ी फड़ाई टीम तो एक जगह तो रह गई। वो अभी मेरा ख्याल है ये 2019 में उन्होंने एक्ट चेंज किया एक एसोसिएशन से, उन्होंने बना के तो जनाब फटाफट एक जो इस तरह फड़फड़ा के टीम करके उन्होंने मैच कराने शुरू किए हैं। हमारी हालत ये है कि हमें ये वर्ल्ड कप विनर जो है, ओवरऑल क्रिकेट की वर्ल्ड कप विनर, किस लेवल की हम टीम है, हमारे किस सतह के प्लेयर्स मौजूद हैं और वो कर क्या रहे हैं। हमारी बैटिंग की लाइनअप की मुझे आज तक समझ नहीं आई यार। अमेरिका जैसी टीम के सामने आप ऐसे ढेर होते हैं जैसे आप जो है वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हैं। या वो युवराज सिंह का आपने ट्वीट देखा है?
और उसने टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आपके पूरे उसको नॉकआउट किया। आपकी बॉलिंग ऐसी थी जैसे फर्स्ट टाइम आप बॉलिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप ग्राउंड में जा रहे हैं। वो अभी तो वो एक मजाक हो रहा है, मीम्स तो खैर बहुत सारी आ गई हैं। कुछ लोगों ने सिफारिशात भी की कि चीफ जस्टिस बल्ला इनसे वापस ले लें। इस तरह की बहुत सी मीम्स हैं, आप यकीन करें सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो बेचारे जिन्होंने टिकट्स वहां खर्ची थी ना, वो तो कह रहे हैं हम तो अम्यूजमेंट के लिए मैच देखने के साथ के लिए जा रहे हैं। जो सबसे सस्ता टिकट था ना वो $5,300 का था सर। वो कहते हैं सबसे सस्ता टिकट जो आपका जो बेसबॉल है उसका जो महंगा तरीन टिकट है उससे भी ज्यादा ये महंगे हैं टिकट्स वहां के जो सस्ता तरीन टिकट है। तो आप अंदाजा करें, यकीनन लोकल गोरों ने ज्यादा देखा ना, यूएस के लोगों में तो शायद सिटीजन इतने वो नहीं है क्रिकेट के साथ। लेकिन आप कोई टीम, कोई इंटरनेशनल टीम की कोई स्पिरिट होती है, कोई स्पोर्ट्समैन जो है ना तरीकेकार होता है। और दूसरा बात है कि आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है फाइट की। मतलब अमेरिका के साथ हम सुपर ओवर खेलेंगे, अब अंदाजा कीजिए ना कि हालात क्या हैं। अगर हालात कहते हैं गल ऐसे तक पहुंच गई है तो घर ही वापस आ जाओ, छोटो पर आगे मजीद सानू जरूर, क्योंकि आगे है इंडिया के साथ मैच। अब मैं भी ये कहने लगी थी भी बड़ी टीमों के साथ आपने खेला है। सर इंडिया के साथ मैच है, बड़ी टीमों के साथ बाद में खेलेंगे ना। इंडिया से आप हार गए तो आप समझे कि वापसी का टिकट पकड़े। तो मुझे तो लग रहा है ये मामला जो है ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम इंडिया को हरा लें, लेकिन जिस हमारे नर्व सिस्टम चल रहे हैं इस मैच के ऊपर, जिस डिसिप्लिन के, वो कहते हैं अमेरिका के मैंने कहा ना, वो बोल नहीं सकते, जिस डिसिप्लिन के साथ हम इसके साथ यूएस की तरफ खेले ना, इस डिसिप्लिन के साथ हम नहीं खेल सकते। इस तरह हम मैच नहीं जीत सकेंगे। इंडिया के सामने हमें बहुत डिसिप्लिन होकर खेलना पड़ेगा और हमें बड़े स्ट्रेटजी के साथ इंडिया को हराना है। अगर हम इंडिया को ना हरा पाए तो फिर एफ्स एंड बट्स है, फिर मौसम अल्लाह करे बारिश हो जाए, फलां टीम फलां से हार जाए, फलां टीम इधर हो जाए, फलां का स्कोर कम हो जाए, तो फिर ये इस तरह के मामला जो हैं, ये इस तरह की टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप्स के अंदर शायद मैं नहीं समझता भेजी जानी चाहिए। ठीक है, जब देखते हैं चेयरमैन पीसीबी जो है वो इस हवाले से टीम की तश्कील किस तरह से करते हैं और जहां पे जो फ्लॉज नजर आए हैं उन्हें किस तरह से कवर किया जाएगा। और इस तमाम तर चीज़ों के बाद जो पाकिस्तानी कौम जो है वो इसे तो उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि ये वर्ल्ड कप अगर हमारे पास आ जाए तो बेस्ट हो जाएगा। बिलखुसूस अगर इंडिया के साथ मैच होने जा रहा है तो वहाँ पर हमारी पॉलिसी किस तरह की रहेगी, हम किस तरह से फील्डिंग करेंगे। मुझे आजम साहब को, निशात साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।